हेलो दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था मैट्रिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, जो है चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो आज हम एक नए चैप्टर को यहाँ स्टार्ट करेंगे, संबंध और फलन को। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं संबंध और फलन के बारे में। तो सबसे पहली चीज, इस चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़ना है। पहली चीज हमें बात करनी है रिलेशन के बारे में, देन आफ्टर हमें बात करनी है फंक्शन के बारे में। तो दोनों चीजों को हम अलग अलग बेहतरीन ढंग से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर हम आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। अभी हम पढ़ेंगे रिलेशन, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, देन आफ्टर आएंगे हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की, और रिलेशन की बात करने से पहले हमें कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिन पर बात करनी होगी, जो आपने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। जैसे कि दो तीन टर्म्स हैं यहाँ हमें रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, उनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, और ये चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें हमें थोड़ा सा यहाँ फिर से देखना होगा, क्योंकि ये टर्म्स बार बार क्या होंगे, यूज होंगे इस चैप्टर में। तो पहली चीज है, हम बात करेंगे सेट के बारे में। पहली चीज हम बात करेंगे सेट के बारे में। सेट यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समुच्चय। पहली चीज हम बात करेंगे सेट के बारे में, हिंदी में कहे तो समुच्चय। और दूसरी बात करेंगे हम सबसेट के बारे में। सबसेट के बारे में, सबसेट यानी कि उप समुच्चय। उप समुच्चय, ये दो टर्म्स हैं जिनका यूज बार बार होना है। तो हम पहले इन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ये सब चीजें आपने पिछली क्लास में अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ रखी है, फिर भी हम देख लेते। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। तो अगर हम समुच्चय की बात करें, व्हाट इज सेट, तो सेट क्या होता है, सेट होता है यदि वस्तुओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित एक निश्चित क्रम में लिखने पर जो समूह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं समुच्चय। फिर से सुनेंगे ध्यान से, वस्तुओं को सुसंगठित सुव्यवस्थित एक निश्चित क्रम में रखने पर हमें जो समूह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समुच्चय। इसे लिखने की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, एक बार रिकॉल करना है। तो हम यहाँ एक बार इसे डिस्कस कर तो समुच्चय क्या, एक बार आप फिर से सुनेंगे, वस्तुओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से एक निश्चित क्रम में रखने पर जो समूह बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समुच्चय। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं समुच्चय। बात की हमने वस्तुओं की, तो वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, किसी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो वस्तुओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित एक निश्चित क्रम में रखने पर हमें एक समूह प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों समुच्चय। और समुच्चय जो होता है, रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय में जो वस्तुएं, जो जिससे हमें समुच्चय का ज्ञान होता है, बोध होता है, जैसे हमने क्या कहा कि वस्तुओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित एक निश्चित क्रम में रखते हैं। तो यहां अगर हम बात कर ले, हमने लिख दिया कुछ नंबर, कुछ डिजिट, हमने यहाँ पर क्या लिखा, कुछ नंबर्स लिखे, कुछ डिजिट लिखी। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक यहाँ क्या लिखे, डिजिट रखे। अब हमने इन्हें क्या किया है, एक क्रम में लिखा है। हमने क्या किया, इन्हें एक क्रम में लिखा है। आपने पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमने 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे। देन आफ्टर अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा समुच्चय है, नहीं, अभी ये हमारा समुच्चय नहीं है। जो हम वस्तुओं को रखते हैं व्यवस्थित सुसंगठित क्रम में, तो वो वस्तुएं रखी जाती हैं ब्रैकेट्स में, और वो सेट्स किस ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं, मझले ब्रैकेट्स में। किस में रखे जाते हैं, मझले ब्रैकेट में। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, टोटली अब हम इसे कह सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यह एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। यह दोस्तों किसे रिप्रेजेंट करता है, यह एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। अब इस समुच्चय का नाम आप A B C कुछ भी रख सकते हैं।
ये मझले कोष्ठक में जिन वस्तुओं को हम सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उन्हें मझले ब्रैकेट मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। देन आफ्टर ये व्यवस्थित वस्तुएं रखी जा चुकी हैं, अब हम इन्हें कह सकते हैं कि ये किसे रिप्रेजेंट करती हैं, यह एक सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, अर्थात यह एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करती है। और इस सेट का नाम आप ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ये किस चीज का सेट है, अगर अब हम बात करें ये किस चीज का सेट है, तो यह प्राकृतिक संख्याओं का क्या है दोस्तों, समुच्चय है। ये क्या है, ए क्या है, ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, ए जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां हमने बात की, बस हमें बताना ये जरूरी था समुच्चय क्या है, हमें जानना ये जरूरी था। जैसा कि आप लोग ये सब चीजें पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ इन्हें इतना विधिवत बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार रिकॉल करना जरूरी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सेट के विषय में आप समझ चुके होंगे कि सेट क्या होता है। एक बार फिर से वस्तुओं को सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रम में रखने पर जो हमें समूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय। अब सेट हमने बात की, तो सबसेट क्या होता है, सेट से ही दोस्तों क्या मिलते हैं, सबसेट। सेट से ही क्या मिलते हैं हमें, सबसेट। सेट से ही हमें क्या मिलते हैं, सबसेट मिलते हैं, उप समुच्चय मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सबसेट की, उप समुच्चय की, तो उप समुच्चय क्या होते हैं, ये उप समुच्चय जो हमें कहां से मिलते हैं, हमें सेट से ही क्या मिलते हैं दोस्तों, उप समुच्चय। तो अगर बात करें पहले कि उप समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, उप समुच्चय होता क्या है, उप समुच्चय होता क्या है, तो हम देख लेते हैं इसे कि उप समुच्चय क्या है। मान लिया कि हमारे पास दोस्तों दो सेट हैं, हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट कौन सा है, बी है। हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय हमारे पास ए है और दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या है दोस्तों, बी है। अब हमने कहा कि समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, समुच्चय बी में उपस्थित है, प्रेजेंट है। यानी कि समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब समुच्चय बी में प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि जो ए है वो क्या है, बी का उप समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यदि ए के सभी एलिमेंट, सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो हम कहेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B, रिप्रेजेंटेशन होता है A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B, ये रिप्रेजेंटेशन है उपसमुच्चय का, इसे हम पढ़ेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। अब हमने मान लिया कि हमारे पास A क्या है, A है हमारे पास 1 2 3 और दोस्तों हमारे पास B क्या है, B है हमारे पास 1 2 3 6 5 7। तो यहां हम देख रहे हैं ए के सभी एलिमेंट, 1 की बात करें तो यहां है, 2 की बात करें वो भी यहां, 3 की बात करें तो वो भी यहां। तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके कितने उप समुच्चय हैं, नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे काउंट करेंगे। तो ये बात हमें ध्यान देना होगी कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट हम किस तरीके से, उपसमुच्चयों की संख्या हम किस तरीके से बताएंगे। तो जरूरी चीज है, नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, हमने माना हमारे पास एक समुच्चय A है 1 और 2, एक समुच्चय हमारे पास A है 1 और 2, हमें बताना है इसके सबसेट। हमें इसके क्या बताने हैं दोस्तों, हमें बताने हैं इसके सबसेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें सबसेट कितने हैं, तो यहाँ n क्या है, सबसे पहली बात यहाँ n क्या है, n है दोस्तों यहाँ नंबर एलिमेंट, समुच्चय में अवयवों की संख्या। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ a के सबसेट की, तो a का सबसेट यानी कि 2 की पावर n से, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ से होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। यानी कि a के कितने उप समुच्चय बनेंगे, 4 उप समुच्चय बनेंगे। a के कितने उप समुच्चय बनेंगे, 4 उप समुच्चय बनेंगे। और आपने
पिछली क्लास में यही पढ़ा था कि ए के कितने उपसमुच्चय बनेंगे और वो उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी और आप ये तो पढ़ ही चुके हैं। अगर हम बात करें इसके जो 4 सबसेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 सबसेट वो कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा 1, उसके बाद दूसरा होगा 2, तीसरा होगा खुद 1 2 और चौथा होगा 5 यानी कि रिक्त समुच्चय जो क्या होता है, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये ए के क्या होंगे, 4 सबसेट होंगे। ये जो है ए के क्या होंगे दोस्तों, 4 सबसेट होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ये बातें आपको उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये थी बात सबसेट और सेट और सबसेट की, नंबर ऑफ सबसेट की। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। इन्हें लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको इन्हें ध्यान से सुनना था। अब हम जो पढ़ेंगे ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात होगी, ये रिकॉल करना हमें जरूरी था क्योंकि इस चैप्टर में बार बार सेट और सबसेट वर्ड यूज होंगे और सबसेट का ये जो सिंबल है बहुत बार हमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमने इस बात को एक बार यहाँ डिस्कस करना जरूरी था। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर से रिलेटेड। यहां से हम चैप्टर की क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, यहां से हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता था क्या था, रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन, संबंध और फलन। तो इसमें दोस्तों हमें 2 चीजें पढ़नी है। पहली चीज हमें पढ़नी है रिलेशन और दूसरी चीज हमें पढ़नी है फंक्शन। पहली चीज संबंध, दूसरी बात फलन। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संबंध की, तो एक चीज यहाँ हमें और ध्यान देनी होगी जो कि हमने पिछली क्लास में क्या की थी, पढ़ी थी। तो अगर हम बात करें कि अब आपने जान चुके हैं कि समुच्चय किसमें होता है, मझले कोष्ठक में। तो यहां से अगर हमने ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ए बी की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को। तो यहाँ ए बी जो लिखा हुआ है, ए बी जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। ये किसमें है दोस्तों, ऑर्डर पेयर में। ये ए बी अगर इस तरीके से हम बात कर ले, ए बी ये जो लिखा है दोस्तों ये किसमें है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर यानी कि हिंदी में बोले तो क्रमित युग्म। किसमें लिखा है, क्रमित युग्म के रूप में लिखा है। किसमें लिखा है, क्रमित युग्म में। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि ए का प्लेस जो है ये निश्चित है, ए का प्लेस जो है ये क्या है, निश्चित है, और बी का प्लेस जो है ये भी क्या है, निश्चित है। तो क्रमित युग्म का मतलब है कि ए बी को आप नहीं लिख सकते हैं बी ए के फॉर्म में, ए बी को आप नहीं लिख सकते हैं बी ए के फॉर्म में। समझने की बात है कि ए बी को आप बी ए के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, यही होता हमारा क्रमित युग्म। तो ध्यान देना, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बात है ऑर्डर पेयर कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इस बात का उपयोग हम कहां करते हैं, हमने मान लिया कि हमारे पास 2 सेट हैं। एक सेट हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास दोस्तों 1 2 4। दूसरा सेट हमारे पास ऐसे, और हम छोटा ले ले, हाँ इसको 1 2 ले रहे हैं और इसको हमने लिया 1 2 4। ये हमारे पास 2 क्या है, सेट हैं। अगर हम इन दोनों सेट की कार्टेशियन क्रॉस, इनकी क्या करें, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, कार्तीय गुणन हिंदी में क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी। हमने इन दोनों सेट का क्या किया, आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। समुच्चय ए का समुच्चय बी से कार्तीय गुणन। ये जो बात लिखी है ये किसे रिप्रेजेंट करती है कि समुच्चय ए का समुच्चय बी से कार्तीय गुणन। ए से हमें किसमें गुणनफल कर, ए का गुणा हमें किसमें, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन किसमें करनी है, बी में। तो ए क्रॉस बी डिनोट करता है कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट ए इंटू सेट बी, यानी कि समुच्चय ए की समुच्चय बी में कार्तीय गुणन। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी। तो अगर हम इनकी कार्तीय गुणन, इनका हम गुणनफल करें तो सेट, ये सिंबल है आपको पता है, सेट किसमें लिखा जाता है, मझले वाले कोष्ठक में। तो अब हम इसकी कार्तीय गुणनफल कर रहे हैं। तो
इसके प्रत्येक एलिमेंट से बी के प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन कार्ती गुणन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 4, देन आफ्टर क्या मिलेगा दोस्तों हमें 2 1 2 2 2 4। तो यहां से अगर हम बात करें 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 4, अब ये जितने भी लिखे हुए हैं पेयर्स, ये किस में लिखे हुए हैं, ये हमारे लिखे हुए हैं ऑर्डर पेयर में। ये किस में लिखे हुए हैं दोस्तों, ऑर्डर पेयर में। आप 1 2 को 2 1 नहीं लिख सकते, अकॉर्डिंग आप क्रम के अनुसार ही इन्हें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां 1 2 और 2 1 दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन इक्वेशन से ही हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों, ऑर्डर पेयर। कार्तिक गुणनफल से ही हमें क्रमित युग्म मिलते हैं, जैसा कि यहां आप इन बातों को देख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर क्या जो है, हमें ये समझने की जरूरत है कि ऑर्डर पेयर का मतलब कि इनके प्लेस जो है आपस में इंटरचेंज नहीं किए जा सकते हैं, वो क्रम से ही आएंगे। यानी कि हम इस चीज को पहले नहीं लिख सकते हैं और इस चीज को हम इसके बाद नहीं लिख सकते। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब हर चीजें अपने एक ऑर्डर में ही क्या होंगी, आएंगी। यानी कि हम 1 2 से पहले 2 1 को नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्रमित युग्म वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें बात करनी है रिलेशन की। अब हमें दोस्तों किसकी बात करनी है, रिलेशन की। तो अगर हम बात करें रिलेशन यानी कि संबंध। तो संबंध क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना। आज हमने मान लिया कि हमारे पास, अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, हमने मान लिया कि हमारे पास दो समुच्चय हैं एक समुच्चय ए है जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं 5 6 7 8 9। दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है, और इसमें एलिमेंट लिखे हैं 25 36 49 64 81। अब आपको इन दोनों समुच्चयों को देखने पर कुछ पता चल रहा होगा। अभी हमें नहीं पता, हम संबंध के बारे में नहीं जानते, वही चीज हम खोजने निकले हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी सोचेंगे तो देखेंगे कि ए का क्या लिखा हुआ है, बी में स्क्वायर। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बातें अभी हम नहीं समझ रहे हैं, अभी हम नहीं जान रहे हैं कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, वही चीजें तो हमें बतानी है। अब रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, आर से। तो यहां हमने लिखा कि आर वर्ग होने का संबंध है। आर जो है वर्ग होने का संबंध है। आर जो रिलेशन है वो किस चीज का है, आर जो है दोस्तों रिलेशन है वह संबंध होने का रिलेशन है। आर वर्ग होने का रिलेशन है। ए से बी में आर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ए से बी में आर वर्ग होने का क्या है, संबंध है। आर जो है वर्ग होने का क्या है, संबंध है। तो अगर इस बात को हम लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे कि 5 का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग क्या है दोस्तों, 25। दूसरी चीज के बाद हमें क्या लिखना है कि 6 का वर्ग क्या है, 6 का वर्ग है 36। अब हम लिखेंगे कि 7 का वर्ग क्या है, 7 का वर्ग है 49। यहां लिखेंगे हम 8 का वर्ग क्या है 64, और लिखेंगे लास्ट 9 का वर्ग क्या है 81। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब आर जो है वर्ग होने का ही तो क्या बता रहा है, रिलेशन। तो आर से मतलब है कि वर्ग होने का। आर यहाँ रिलेशन किसका पता है, ए से बी में वर्ग होने का। तो यहां हम इस चीज को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 रिलेटेड टू 25, ध्यान दीजिएगा, 5 रिलेटेड टू 25, 6 रिलेटेड टू 36, 7 रिलेटेड टू 49, 8 रिलेटेड टू 64 और 9 रिलेटेड टू 81। अब आर को देखने पर आपको क्या पता चल रहा, आर क्या बता रहा दोस्तों, आर कौन सा संबंध बता रहा,
आर हमें बता रहा है वर्ग होने का, यानी कि इसको अगर हम पढ़ें कि 5 वर्ग है, 5 का वर्ग क्या है 25, हाँ सॉरी 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग क्या है 81। आर जो है वर्ग होने का 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब अगर इस बात को हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें, अगर हम इस बात को क्रमित युग्म के रूप में लिखें, क्रमित युग्म की इसीलिए हमने अभी जस्ट चर्चा की थी कि क्रमित युग्म क्या होता है। अगर अब हम इस बात को क्रमित युग्म के रूप में लिखें तो यहां से क्या हो सकता है, आर तो वर्ग होने का रिलेशन बता रहा, आर क्या बता रहा, वर्ग होने का रिलेशन बता रहा, और यहां से इसे अगर हम क्रमित युग्म में लिखें तो 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64 और 9, 81। तो आर को हमने क्या किया दोस्तों, छोड़ दिया और इस बात को हमने लिखा ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में। तो यहां से हमें पेयर मिला 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 9 का 81। तो इसे हमने किस रूप में लिखा, इसे हमने लिखा क्रमित युग्म के रूप में। अब अगर यहां से हम ध्यान से देखें कि अगर ए की हम बी में, यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ए की बी में कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये चीजें कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी में क्या होंगी, नजर आएंगी कि 5, 25 भी हमें मिलेगा ए क्रॉस बी करने पर, 6, 36 भी मिलेगा, 7, 49 भी मिलेगा, 8, 64 भी मिलेगा और 9, 81 भी हमें देखने को मिलेगा। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में हमें ये पेयर देखने को मिलेंगे। जो हमने बात की संबंध को, जो हमने लिखा कार्टेशियन इक्वेशन में, अगर हम इनका कार्तीय गुणनफल, इन दोनों सेट का कार्तीय गुणनफल करें तो ये पेयर्स हमें इनके कार्तीय गुणनफल में देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। अब दोस्तों जब ये पेयर इनके कार्तीय गुणनफल में देखने को मिलेंगे तो ये पेयर इनके यानी कि कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चयों में भी देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये अगर इनके कार्तीय गुणनफल में पेयर देखने को मिल रहे हैं तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे उसमें भी हमें क्या होगा, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। यहां से हमने लिखा कि आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। कैसे, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी की हम कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करें, कार्तीय गुणनफल करें, तो ये पेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर जब हमें ए क्रॉस बी मिल जाता है तो जब हम उसके उप समुच्चय निकालेंगे तब भी हमें ये पेयर्स क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये जो आर आया है ये ए क्रॉस बी का क्या है, ये ए क्रॉस बी का दोस्तों उप समुच्चय है। तो आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर अब हमें क्या निष्कर्ष मिला, उम्मीद करते हैं अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि समुच्चय यानी कि संबंध क्या, फंक्शन रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या, यदि हमारे पास दो समुच्चय ए तथा बी हैं, यदि हमारे पास दो समुच्चय ए तथा बी है, यदि हमारे पास दो समुच्चय ए तथा बी है, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय आर से क्या होगा, रिलेटेड होगा, यानी कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें मेन यही बातें समझनी होंगी कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय आर जो होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा दोस्तों, उपसमुच्चय होगा। आर जो होगा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बात को हम कहते हैं रिलेशन, यानी कि
R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, आप इसे लिख सकते हैं। देन आफ्टर हम एक बार यहाँ संबंध की क्या करेंगे, डिफिनीशन पूरे अच्छे से लिखेंगे। तो ये समझने की बात थी, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो रिलेशन आपको कंफर्म है, रिलेशन के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो। तो एक बार आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। देन आफ्टर हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी डिफिनीशन की। डिफिनीशन दोस्तों इससे क्लियर होती है, अगर ये बातें आपको समझ में आई तो डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक बार नोट करें। देन आफ्टर हम डिफिनीशन यहाँ पर लिख देते हैं, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए यहां देख लेते हैं रिलेशन की डिफिनीशन क्या होगा। जो बातें हमने अब तक समझी उसकी डिफिनीशन, यदि ए व बी दो समुच्चय है, जैसा कि हमने लिया था, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी यानी कि ए का बी में कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध R कहलाता है, यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप इस डिफिनीशन को लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं कि यदि A व B दो समुच्चय हैं तो A क्रॉस B का कोई उपसमुच्चय A से B में एक संबंध R कहलाता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्या कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आपने समझा होगा। तो वो बातें अगर आपकी क्लियर है तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। देन आफ्टर अब हम बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन किसकी बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन यानी कि रिलेशन के टाइप की अगर हम बात कर लें, टाइप की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो टाइप की अगर बात करें तो पहला आता है इसमें इम्पटीसेट। संबंध पढ़ते समय टाइप ऑफ रिलेशन में अगर हम बात करें तो पहला आता है इम्पटीसेट। इम्पटीसेट रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय की अगर बात कर लें दोस्तों, रिक्त समुच्चय की बात करें तो रिक्त समुच्चय होता क्या है, आपने पिछली क्लास में जब पढ़ रहा था आप सेट, तो वहां टाइप ऑफ सेट में आपने पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय के बारे में। तो इम्पटी सेट की अगर बात करें, इम्पटी सेट की बात करें तो इम्पटी सेट होता क्या है हमारा, इम्पटी सेट होता क्या है हमारा, इम्पटी सेट आपको पता है कि इम्पटी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से, इम्पटी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो हमें पता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इस बात को हम लिखते हैं कि इम्पटी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये बातें हमें क्या बताती हैं कि फाई है, फाई जो है ए से बी में एक संबंध बताता है, एक संबंध बताता है। और वो संबंध कौन सा है, रिक्त संबंध, यानी कि रिक्त संबंध बताता है। फाई ए से बी में एक संबंध बनाता है या एक संबंध बताता है। वो किस संबंध के बारे में, वो क्या बताता है, रिक्त संबंध के बारे में, रिक्त संबंध के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। और फाई वाला जो संबंध है इम्पटी रिलेशन, ये क्या होता है, सबसे छोटा रिलेशन होता है। इम्पटी रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन होता है। आपने क्या समझा कि फाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई ए से बी में एक संबंध को बताता है, कौन से संबंध को, रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन को। और ये जो होता है सबसे छोटा रिलेशन होता है। ए से बी में ये दोस्तों सबसे छोटा रिलेशन होगा। तो ये छोटी सी बात है, इसे लिखना चाहे तो आप जल्दी से लिख सकते हैं। चलिए तो यहां इम्पटी रिलेशन रिक्त संबंध जो है पता चला कि फाई ए से बी में एक संबंध बताता है। कौन सा संबंध बताता है, रिक्त संबंध बताता है। और यह ए से
बी में सबसे छोटा संबंध है। यह ए से बी में सबसे छोटा संबंध है। तो पहला था इम्पटी रिलेशन। उम्मीद करते हैं छोटी सी बात थी, आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें दूसरा रिलेशन दोस्तों कौन सा है? दूसरा रिलेशन हमारा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? आपको पता है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। आपको पता है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, यानी कि ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उपसमुच्चय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और दो सेट है, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4। कौन कौन से बनेंगे? 1 2 और एक 5। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय है खुद का क्या है? उपसमुच्चय है। तो वही बात लिखी है कि प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा कि ए क्रॉस बी ए से बी में एक संबंध को बता रहा है, और वह कौन सा संबंध है? वह यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध है। वो कौन सा संबंध है? सार्वत्रिक संबंध है। और दोस्तों यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होता है। यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध है। तो इम्पटी रिलेशन सबसे छोटा संबंध है ए से बी में, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा संबंध है ए से बी में। तो उम्मीद करते हैं इस बात आपको समझे होंगे। इन पर एक दो एग्जांपल लेके अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टाइप ऑफ रिलेशन था यूनिवर्सल और इम्पटी, दोनों की बात करी। अब हम बाइनरी रिलेशन की बात करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे बाइनरी रिलेशन, और देन आफ्टर टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध और द्विआधारी संबंध के प्रकार। जहां हम पढ़ेंगे द्विआधारी संबंध के प्रकार में कौन कौन से? तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध, सम्मित संबंध। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो अगली क्लास में हमें पढ़ना है बाइनरी रिलेशन एंड टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन, जिसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। इनके बारे में हम डिस्कस करके देन आफ्टर आएंगे अपनी क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रिलेशन और फंक्शन की इंट्रो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।